वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें सोर्सेज अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो टारगेट है वो क्विक रिवीजन की तरफ है, प्लस जो करंट अफेयर पूरे डे में मेंशन होते हैं उन सभी को जो है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट है, इवन अगर हम बात करें NGT, तो उन्होंने भी जो है वो कंसर्न रेज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लिंक करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, लेकिन एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में आ गया है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग ने पूरा स्टडी किया था और इसमें ये कहा गया था कि जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, जो ये आइलैंड रीजन है, इसमें जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है वो टूरिज़्म के लिए या फिर अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर यूटिलाइज भी किया जा सकता है, तो दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और इस प्रोजेक्ट में फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ, जिसमें एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रीजन में बनाया जाएगा, शिपमेंट पोर्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, ट्रांस शिपमेंट पोर्ट्स, और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एक तरह से अगर हम बात करें लाइक कि जैसे टूरिज़्म सेक्टर फॉर एग्जांपल की जो ट्राइबल रीजन है, कल्चरल एनहांसमेंट यहाँ से होगी, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा था। प्लस यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसमें जो हमारा टारगेट है, लाइक हमने ये टारगेट किया है कि हमें जो 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आनी है 2030 तक। इतनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। प्लस हमारा जो टारगेट है 2070 तक का, कि हमें जो है वो नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है। तो इसमें ये जो सोलर प्लांट जो यहाँ पर लगाया जाएगा वो काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें अंडमान निकोबार जो ये आइलैंड है, ये जो ग्रेट निकोबार वाला जो आइलैंड रीजन है ना, ये जो है वो इक्वेटर के क्लोज है और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा समय तक जो है वो सनलाइट रहती है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो है वो स्कोप रहेगा रिगार्डिंग द सोलर प्लांट्स। लेकिन इसमें अभी रिसेंटली कुछ एनवायरमेंटल या फिर कुछ कंसर्न या चैलेंजेस रेज हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो इसमें मैसिव जो है वो डिफॉरेस्टेशन देखी जाएगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार, वहाँ पे ये टारगेट किया जा रहा है कि लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो क्लीन किया जाएगा। तो इतना जो है वो काफ़ी मतलब मैसिव लेवल पर जो है यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट यानी कि पेड़ों को काटा जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली ये टारगेट रखा जा रहा है कि करीब 10 मिलियन जो है वो ट्रीज़ को यहाँ पे जो कट किया जाएगा। फिर इससे इम्पैक्ट जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा, जैसे कि हैबिटेट लॉस होगा, और सेकंड ह्यूमंस जो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो और इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस साथ में जो कंपनसेटरी जो एफोरेस्टेशन जो इश्यूज़ है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। और कोरल रीफ्स जो है वो डिस्ट्रक्शन भी होगा। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार रीजन में जो है वो कोरल रीफ्स भी है, तो जब आप पोर्ट्स बना रहे हो तो उससे क्या होगा कि जो कोरल रीफ्स है उनके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस साथ में इससे फिर मेरीन जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट या नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो ये कंसर्न है जो कि एनवायरमेंटल है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ लीगल कंसर्न भी है। लीगल कंसर्न में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर वॉलेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि स्पेशली यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी ट्राइबल रिजर्व्स है या फिर नेशनल पार्क्स है, वहाँ पर पेड़ नहीं काटने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, बैन किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो अराउंड 10 मिलियन या 11 मिलियन जो है वो ट्रीज़ को काटा जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद जो ट्राइबल कंसल्टेशन है उसको प्रॉपरली नहीं लिया, यानी कि लैक ऑफ ट्राइबल कंसल्टेशन, कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं क्या वो डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या वो मॉडर्न डेवलपमेंट चाहते हैं या नहीं, हमने प्रॉपर कंसर्न नहीं किया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट फंडिंग, क्लियरेंस सिस्टम, तो इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो इशूज़ रेज हुए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी गलत नहीं है। टूरिज़्म अगर प्रमोट होगा तो जो वहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं उनकी ही डेवलपमेंट होगी, उन्हें ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हमने देखे, तो और कुछ चैलेंजेस जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने भी रेज़ किए हैं। अब यहाँ पर इसकी एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, पहला पॉइंट, क्योंकि जो ग्लोबल
भारत अगर यहाँ पर एक पोर्ट बना देता है, ठीक है, और फिर उस पोर्ट से जो ग्लोबल जो सी रूट है, जो मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो ट्रेड हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। तो जैसे कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में जो इंक्रीज़ हो रही है, उसको भी हम यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो देख, तो हमारा मैरीटाइम विज़न है 2030 तक का, हमें उसको अचीव करना है। प्लस साथ में अमृत काल का जो हमारा विज़न है कि भारत को एक डेवलप्ड जो है वो कंट्री बनाना है, तो उसमें हर रीजन की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलर कि ग्रेट निकोबार को भी डेवलप्ड होना यहाँ पर काफ़ी जो है वो ज़रूरी रहेगा। चैलेंजेस हमने देख लिए, सिग्निफिकेंस हमें पता चल गया। तो अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड रह सकते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हमें मिनिमाइज़ करना है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट या इकोलॉजिकल डैमेज। हमें कम से कम कोशिश करनी है कि हम प्रकृति को, नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। और प्लस साथ में हमें जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक एनजीओज हो गया या सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए जो एनवायरनमेंट से लिंक कर रहे हैं, हमें उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के साथ साथ ये एनजीओज भी करे और कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी इलीगल वे नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट का। प्लस जो ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो ट्राइब्स वहाँ पे रह रही है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। प्लस साथ में जो रिसोर्सेज वहाँ पर है, हमें उनकी सस्टेनेबल जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उनको यूटिलाइजेशन इस तरह से करना है ताकि हम जो है वो उनको कम नुकसान पहुँचाएँ। तो ये कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जो हम फॉलो कर सकते हैं। और फिर अगर हम ये विज़न लेकर चलते हैं और इस तरह से अप्रोच लेकर चलते हैं, तो हम इसको इंक्लूसिव और इनोवेटिव बना सकते हैं। और फिर फाइनली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, या फिर हम इसको लिंक करते हैं विज़न ऑफ द 2047 कि हमें 2047 तक जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ MPLAD फंड। ये अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है और रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-24 के बीच में जो 17th लोकसभा में अगर हम बात करें, जो फंड दिया गया वो कम दिया गया है इन कंपैरिजन टू 16th लोकसभा। 16th लोकसभा जो 2014 से 2019 तक थी, और ये कहा जा रहा है कि 2019 से लेकर 24 तक जो है वो लगभग टोटल अगर हम बात करें तो 45 यानी कि 4,510 करोड़ जो है वो यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो फंड अलोकेट किया गया है, जो कि 65.2% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, 16th के साथ जब हम 16th लोकसभा के साथ जो है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर फंड की यूटिलाइजेशन जो है उसको लेकर भी काफ़ी कंसर्न रेज किए गए हैं। जैसे कि 15th जो लोकसभा थी उसमें 102% जो है वो फंड को यूटिलाइज़ किया गया है। 16th में अगर हम बात करें तो 99%, 17th में अगर हम बात करें तो 98%, यानी कि जो फंड की यूटिलाइजेशन है वो भी कम हुई है। प्लस साथ में रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखी जा रही है, जैसे कि मान लीजिए जो MPs वाला रीजन है लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इस रीजन में जो है वो ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब यहाँ पर जो है वो कम फंड एलोकेट हुआ, यानी कि इन्होंने जो है वो कम जो है वो फंड को रिसीव किया है। तो ये भी एक कंसर्न रहता है। अब ये जो स्कीम है, ठीक है, MPLAD स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1993 में। इसमें टारगेट था कि हर साल जो है वो 5 करोड़ रुपए जो प्रोवाइड किया जाएगा MPs को, ठीक है, लेकिन MPs को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट वर्क को प्रमोट कर सके। फिर इसमें फ़ंड का नेचर अगर हम बात करें तो ये नॉन लैप्सेबल है, यानी कि मान लीजिए अगर इस साल पूरा 5 करोड़ नहीं खर्च हुआ तो जितना पैसा बचेगा वो अगले साल जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा। पहला तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा कि जो फंड है ना, जो पैसा है वो MP के पास नहीं आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास आएगा। पैसा किसके पास आएगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास। और यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर की जा सकती है? फॉर एग्जांपल मनरेगा के लिए की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की जा सकती है, एजुकेशन के लिए की जा सकती है, स्पोर्ट्स के लिए। जैसे मान लीजिए कोई इंडोर स्टेडियम बना दिया, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी ओपन कर दी, तो इस तरह से जो है फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये डॉक्टर श्रीधर मित्ता को मिला है। और अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशंस की, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दैट्स वाई इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है। देन उसके बाद असम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये कहा है, अनाउंस किया है कि वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाएंगे, असम सेट। ये जो सैटेलाइट होगी ये फिर काम करेगी सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की तरफ। स्पेशली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो कंसर्न रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, उनको एड्रेस करने में जो वो सैटेलाइट हेल्प करेगी, पहला पॉइंट। प्लस साथ में ये सैटेलाइट जो है वो अदर जो
एरियाज़ है उनके ऊपर भी फोकस कर रही है। लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हम देखते हैं कि असम में काफ़ी फ्लड्स आते हैं तो उसके रिगार्डिंग फिर ये प्रॉपर हेल्प करेगी। सेकंड, उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी जब प्रॉपर डाटा जो प्रोवाइड किया जाएगा सैटेलाइट सर्वेज के थ्रू। और फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है अगर हम बात करें तो उनको कंजर्व करने के लिए भी जो है वो ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च करने जा रहे हैं असम सरकार, यानी कि असम ने जो ये प्लान बनाया है तो उसके लिए भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन उसके बाद 2024 की जो एयर पोल्यूशन की जो रैंकिंग है इसमें जो भारत का रैंक है वो है 5th। भारत का रैंक कौन सा है? 5th आया है। और ये साथ में कहा गया है इस रिपोर्ट में कि वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो टोटल 20 में से 12 जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया की है। यानी कि 20 में से कितनी 12 सिटीज़ जो है वो इंडिया की है। एक दिल्ली और मुंबई, दो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। और कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, अगर भारत का रैंक 5th है तो फर्स्ट जो है वो आपका चड का आता है, देन उसके बाद बांग्लादेश, थर्ड आता है पाकिस्तान, फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया का रैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है INS इम्फाल। INS इम्फाल की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट 15B के अंडर। ये एक इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर है और रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों है, 57th मॉरिशियस नेशनल डे अभी मनाया गया है 12 मार्च को और उसमें जो है वो INS इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया। इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर जो है वो एज एन चीफ गेस्ट गए थे। देन उसके बाद CISF का रेजिंग डे अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये होता है 10th मार्च को और CISF को बनाया गया है 1969 में। वन ऑफ द सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स है ये। और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज श्री तारा कैंपेन। ये जो कैंपेन है किसने शुरू किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। जो ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है इन्होंने ये कैंपेन कहाँ पर शुरू किया? तमिलनाडु में। और कब शुरू किया है? इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8th मार्च को होता है। तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, एक तो पहला फोकस यहाँ पर क्या है, टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बताइए, तो पहला फोकस चल रहा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना है अमंगेस्ट वुमेन, प्लस साथ में सेकंड यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एनकरेज करना मोर वुमेन टू ज्वाइन एज इंश्योरेंस एजेंट। मतलब इंश्योरेंस एजेंट मतलब एक तरह से हम बात करें तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, वुमेन्स को जो फाइनेंशियली जो है वो एम्पावर करना, स्टेबल करना, ताकि जो है वो और ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड करे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द नो स्मोकिंग डे। ये सेकंड जो वेडनेसडे होता है मार्च मंथ का, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल अगर हम बात करें तो 12th मार्च को जो है वो ये जो है वो मनाया गया। और नेक्स्ट उसके बाद है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में जो भारत का रैंक है 2023 के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर रैंक जो है वो बनाया गया है और भारत का जो रैंक है वो 11th आता है, जिसमें ग्लोबली अगर हम शेयर बात करें तो 3% है भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में ग्लोबल लेवल पर शेयर। नेक्स्ट उसके बाद है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये हाईएस्ट जो है वो ऑनर है, अवार्ड है मॉरिशस का, ठीक है, जो किसको मिला है अभी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो वहाँ पर एज एन चीफ गेस्ट गए थे। और अभी हमने INS इम्फाल के बारे में भी जो है वो बात करी, उसने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर जब ये जो है वो नेशनल डे जो है वो मॉरिशस का मनाया गया। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।